दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी हम ले डूबेंगे। ये कहावत बिल्कुल चंपत राय, जो कि अयोध्या राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय पे बिल्कुल सटीक बैठती है। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से घूम फिर के शक की निगाहें या शक की सुई चंपत राय अनिल मिश्रा और गोपाल राव के आसपास ही घूम रही है, तो ऐसे में जनता के सामने चंपत राय की भूमिका को संदिग्ध बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप के लोग चंपत राय के इस्तीफे के बाद उनको महान बनाने के प्रयास में दिख रहे हैं, लेकिन इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि चंपत राय जानते हैं किस किस ने मंदिर दान पत्र से जो करोड़ों का चंदा लिया है उसमें किस किस की हिस्सेदारी है। यही वजह है कि चंपत राय को महान, निष्कलंक और ईमानदार बताने का प्रयास सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हर कोई ये कह रहा है कि चंपत राय बहुत ईमानदार हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड काफ़ी सराहनीय है, वो पूजनीय है, आदरणीय है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रस्ट से जुड़े जितने लोग हैं, उनके अलावा जो ट्रस्टी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उन पे भी शक की सुइयां अब गहराने लगी हैं। तो जिस तरीके से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत हल्के में लेकर निपटाने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये सुरसा की आग की तरह ये मामला लंबा खिंचता चला जा रहा है। सरकारें चाह रही हैं कि यह मामला पटाक्षेप हो जाए और इसके बारे में लोग बातचीत करना बंद कर दें, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को हल्के में न लेकर इसको चुनावी मुद्दा बनाने के प्रयास में पूरी तरीके से दिख रहा है। साफ पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने इस मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है। कारण यह है कि यह मामला अभी जो खुला है, एसआईटी की रिपोर्ट आई है, ये मात्र 40 दिनों के रिकॉर्ड पर वीडियोग्राफी के आधार पर ये बताया गया है कि इतना पैसा, इतनी चोरी हुई है। 40 दिन में 70 बार दान पात्र से पैसा चुराया गया है। तो और दूसरी चीज़ वो ये कि इससे पिछले का जो पिछले 2-2.5 साल का घोटाला चल रहा था, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं की जा रही और एसआईटी भी इस मामले को यहीं तक निपटाने की कोशिश में है। अब सरकार ये चाह रही है कि किसी तरीके से जनता के विश्वास को हासिल किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो बस इसी बात की मंशा रखते हैं कि किसी तरीके से जनता का विश्वास पुनः हासिल किया जाए, क्योंकि 5-6 महीने बाद यूपी का चुनाव है और यूपी का चुनाव जिसके पक्ष में जाता है वही देश की केंद्र में सरकार बना पाता है। 6 तारीख को चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उसके एक दिन बाद ही चंपत राय ने अपने पत्र से ये जता दिया कि हम अगर डूबे तो हम पूरे उन लोगों की कच्चा चिट्ठा खोल देंगे जो इस लूट कांड में शामिल हैं। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण से जितना भी कार्य था वो पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा के दिशा निर्देश और निगरानी में हुआ और उन पे भी भ्रष्टाचार की छींटें साफ दिखाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस चीज़ का ठेका किसी को देना था उससे 40% तक का कमीशन लिया गया। यहाँ तक कि पत्थर के मामले में भी राजस्थान के पत्थर
जिस कंपनी ने, जिस व्यापारी ने देने की बात की, उससे ज़्यादा का बिल बनवाया गया। यानी कि राम नाम के जो मंदिर के नाम पे ट्रस्ट बना, उसमें भी जमकर लूट खसोट हुई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका इस लूट कांड से अछूते हैं। वो, उनकी भूमिका कोई नहीं रही, इस पे शक जताया जा रहा है। उसी तरीके से नृपेंद्र मिश्रा, जो कि इस कांड में सबसे पहले मुंह खोलकर टीवी चैनलों पे बोलते नजर आए कि ये चोरी नहीं डकैती है। अब ये बात उन्होंने किसके इशारे पे करी, ये बात बहुत समझने वाली बात है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों के नेताओं को ये निर्देश दे रहे हैं कि इस मामले पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाए। ये जनता के आस्था और उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इस पर कोई भी टीका टिप्पणी जनता के साथ में गद्दारी है। वहीं दूसरी तरफ CEO राम मंदिर नृपेंद्र मिश्रा टीवी चैनलों पर जाकर अपने पूरे जो होशो हवास के साथ बयानबाजी कर रहे हैं कि मंदिर में डकैती पड़ी है और इसके लिए वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो ट्रस्ट से सीधे जुड़े हैं। और वो अपनी भूमिका के बारे में तो कहते हैं कि मेरा काम तो निर्माण तक था, कंस्ट्रक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी थी, इस लूट कांड से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया कि किस तरीके से अब लोग, ट्रस्ट के लोग चंपत राय पे केंद्रित करके अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो अन्य ट्रस्टी थे वो इस बात पे लोगों को अपना तर्क बता रहे हैं कि मेरी तो इस क्षेत्र में कोई भी, इस कांड में मेरी कोई भूमिका ही नहीं रही है। तो ये समझ लीजिए कि चंपत राय के नाम पर अब सब लोग ठीकरा फोड़ने को तैयार। जैसा कि आपको मालूम है कि जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक न्यास की संरचना की गई और इस न्यास में जितने भी 16-17 लोग थे वो सब भारत सरकार के प्रधानमंत्री और अमित शाह के इशारे पर उनको न्यास की टीम का हिस्सा बनाया गया। उसमें पूर्व प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के, मोदी जी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, विहिप और RSS के प्रचारक चंपत राय इस मंदिर के महासचिव बनाए गए। जो ट्रस्ट था उसके महासचिव बनाए गए। साथ में लोकल बॉडीज़ में DM भी रखे गए और उसके साथ में डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम भी आया और कर्नाटक BJP के नेता गोपाल राव का नाम इस टीम में रखा गया, जो कि अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावित थे। सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में नृपेंद्र मिश्रा, जो कि मंदिर के CEO बनाए गए, और दूसरे नंबर पर चंपत राय। चंपत राय पुराने कार्यकर्ता रहे, वीर के अच्छी पोजीशन पे रहे, साथ में RSS का उनको काफ़ी सहयोग मिलता रहा। ये भी कहा जाता है कि राम मंदिर निर्माण में जितना सहयोग और काम चंपत राय ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। इसीलिए चंपत राय की जो उनकी महत्वता है, उनकी इमेज है, वो लोगों में काफ़ी साफ सुथरी है। लेकिन राम मंदिर डकैती और लूट कांड को लेकर इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चंपत राय की जहाँ छवि खराब हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और RSS का भी इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी बात को लेकर सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संघ इस मामले को ठंडा कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं और साथ में उनके सिर पर यूपी का चुनाव है। इसी चुनाव के जरिए कि वो आम चुनाव की जो तैयारियां कर रहे हैं वो यूपी के चुनाव पर आधारित है। ये कहा जाता है कि यूपी जो जीतता है, उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार रहती है,
उसी की सरकार या उस गठबंधन की ही सरकार केंद्र में काबिज होती है। इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बुरी तरीके से चिंतित है और उनके साथ साथ आरएसएस भी चुनाव के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो इससे साफ है कि आने वाले चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, संघ, विहिप और अन्य उनके सहयोगी उत्तर प्रदेश की चुनावों के परिणाम की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया उसमें जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी, जो कि कर्नाटक देश हैं, उनको मंदिर में उनका पद कोषागार देखना था, खजाने की देखरेख करनी थी, कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो, चोरी चपाटे ना हो, और इस तरीके के कांड में वो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बताते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहते हैं कि उनका तो कोई सिग्नेचर किसी बैंक में मान्य ही नहीं था, किसी खाते में उनके सिग्नेचर चलते ही नहीं थे। इस वजह से पैसे के लेन देन को लेकर मेरी भूमिका पर कोई शक नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 साल से वो कोषाध्यक्ष भी बने हुए हैं। अगर आपकी न्यास में कोई सुनता नहीं था या आपका कोई महत्व नहीं था तो आपने कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? क्या फायदे उठा रहे थे आप इस ट्रस्ट के माध्यम से? सब जगह आपका नाम मंदिर के, राम मंदिर के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में सब जगह बताया जाता था। आप प्रोटोकॉल लेते थे, जहाँ भी जाते थे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोषाध्यक्ष रहते हुए उनको इस चोरी या लूट या डकैती के कांड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं? आप बिल्कुल बच्चों को समझाने वाली बात जैसे कर रहे हैं कि कोषाध्यक्ष को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं कि पर डे 4 से 5 लाख रुपए चंदे में चोरी हो रही, चढ़ावे में से चुराए जा रहे हैं। ऐसे कोषाध्यक्ष को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन गोविंद देवगिरी अपने इस्तीफे के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए।